हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था सीडीपीओ और 67th बीपीएससी के लिए, उसी का आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो देख सकते हैं यहाँ पर, ये टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 8 है और ये टेस्ट 24 अक्टूबर 2021 को लिया गया है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। फ्रेंड्स, देखिए, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यह पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था, ये भी ध्यान रखना है। और इसने 1510 ईस्वी में जो है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था, तो पहला वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिटेल में मैं यहाँ आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका मुर्शीद कुली खां। उसके बाद अवध का हो जाएगा आपका सादत खां, हैदराबाद का निज़ामुल मुल्क हो जाएगा और कर्नाटक का सादतुल्ला खां। तो आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के, ठीक है, टेस्ट नंबर 1 से लेकर के हमने 7 तक को कवर कर लिया था। और साथ ही जो नया टेस्ट सीरीज एडुटेरिया का चालू किया गया है स्पेशली 67th बीपीएससी के लिए, उनका हमने टेस्ट 1 कवर किया हुआ है। लिंक उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो आपको पता होगा कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और 1809 में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। और देखिए, प्रश्न जो है यहाँ पूछा गया राजधानी, तो ध्यान रखेंगे इनकी राजनैतिक राजधानी जो थी ये लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। तो यहाँ अगर सिर्फ राजधानी पूछा जाए तो आप राजनैतिक राजधानी पर टिक लगाएंगे लाहौर। अगर यहाँ स्पष्ट धार्मिक पूछा जाता तो धार्मिक राजधानी इनकी अमृतसर थी। चलिए उसके बाद लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें से मोहम्मद शाह का, तो मोहम्मद शाह का जो शासन रहा था ये कब से कब रहा था, तो 1719 से लेकर के ये 48 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं शाह आलम द्वितीय का, तो शाह आलम द्वितीय का 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक रहा था। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल जो था यह 1754 से लेकर के 1759 तक रहा था। उसके बाद अकबर द्वितीय का अगर हम बात करें तो 1806 से लेकर के यह 1837 तक रहा था। तो इसमें से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शासनकाल रहा था, सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था, वो किया था शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में भी आप देख करके बता सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य वारेन हेस्टिंग द्वारा नहीं किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स का, तो इसी के समय में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। इसका कार्यकाल जो रहा था ये 1774 से लेकर के 85 तक रहा था। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण किया गया था मुस्लिम शिक्षा के लिए। कोलकाता में जो है 1781 में एक मदरसा की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। मुगल सम्राट को मिलने वाला जो 26 लाख का वार्षिक पेंशन था इसको इसने रुकवा दिया था, बंद करवा दिया था। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी के समय हुई थी। तो पूछा गया है कि नहीं किया गया था, तो इसमें से सभी किए गए थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई है इस वर्ष वाली 2022 वाली, जिसमें कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्न अध्यायवार दिए गए हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने लगभग इस बुक को समाप्त कर लिया है। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने करंट अफेयर्स का सीरीज भी स्टार्ट कर रखा है
6 सीरीज हमने 6 सेट हमने कवर कर लिया है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए, विजिट कर लीजिए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा आपका पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह जो है ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में नहीं, पाइक विद्रोह जो था ये बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में चलाया गया था। कहाँ हुआ था पाइक विद्रोह? तो उड़ीसा में। अगर हम बात करते हैं ये गोमधर कुंवर का, तो ये अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता थे, और अहोम विद्रोह कहाँ? असम में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी? तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा क्या था? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में यहाँ पर अलेक्जेंडर रीड ने इसको शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राजा राममोहन राय ने अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ ही एकेश्वरवाद को सभी धर्म का मूल बताया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तूफत उल मुआउद्दीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एनी बेसेंट हो जाएगा न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी का हो जाएगा यंग इंडिया। तो ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है, तो एक से अधिक हो जाएगा। बाकी ये सुमेलित है, बाल गंगाधर तिलक का केसरी मराठा, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर मूक नायक। ठीक है, तो ये सुमेलित हैं। आपका सुमेलित ए और बी नहीं है, तो एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब किया गया था? तो ये 1920 में एनएम जोशी के द्वारा किया गया था। अच्छा, इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था ये बनाया गया था लाला लाजपत राय को, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रॉलेट एक्ट के पारित होने के समय वायसराय कौन था? तो रॉलेट एक्ट को पारित होने के समय वायसराय जो था ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कई बार मैंने आपको बताया है 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका कार्यकाल याद रखेंगे 1916 से लेकर के 1921 तक रहा था लॉर्ड चैम्सफोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 1917 में गठित सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सदस्य बनाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ये सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की, तो ये शिक्षा पर था, आपको पता है, और 1917 में इसकी स्थापना की गई थी, 1917 में। ठीक है, वायसराय उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ध्यान रखना है। और देखिए इसमें जो है आशुतोष और जियाउद्दीन, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद को जो है इसका सदस्य बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने जाने का विरोध किसने किया था? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ से है कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किस राष्ट्रीय नेता को निर्वाचित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विठल भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से घायल हुए थे? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, और इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने जो लाठीचार्ज हुआ था और उसमें घायल हुए थे, कहाँ पर? तो ये हो जाएगा लाहौर में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो था यह 1928 में प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किए गए दांडी यात्रा में निम्नलिखित में से किसने बिहार से भाग लिया था? तो देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, दांडी मार्च जो हुआ था यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, और बिहार की तरफ से इसमें एकमात्र जो शामिल हुए थे वो थे गिरवरधारी चौधरी। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं में सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सबसे बाद में जो घटना घटित हुई थी वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर, ठीक है फ्रेंड्स, 1931 को। उसके बाद भगत सिंह की फांसी जो है यह 23 मार्च 1931 को हुई थी। उसके बाद गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था
गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 हो जाएगा। और कराची अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, ये 26 से लेकर के 29 मार्च तक हुआ था। ठीक है, तो देखिए बाकी सभी मार्च में हुए हैं और ये जो है सितंबर में हुआ है, 7 सितंबर 1931। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इन्होंने 1894 में जो है इसकी स्थापना की थी, 22 अगस्त 1894। ठीक है, 22 अगस्त 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी असफलता से भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें से बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव। अच्छा, 1942 में, ध्यान रखेंगे, 1942 में लॉर्ड लिथगो के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर। किस नंबर यहाँ से है? देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव या प्रस्तावों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? बताइए क्या शामिल इसमें से नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार जो था इसमें शामिल नहीं था। उसके बाद देखिएगा कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में बिहार से कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? तो 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। ये कौन थे? तो जगजीवन राम थे, जिनको श्रम विभाग दिया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग का प्रभार सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो नाम याद रखेंगे, इस पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और ये खिलजी वंश का संस्थापक था और इसने राजधानी जो है किलोखरी को बनाया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि अपने शासनकाल में विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश पारित किए थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यादेश में शामिल नहीं था? तो देखिए इनमें से सभी जो थे ये शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी के सभी जो थे शामिल थे। तो पूछा गया नहीं था, तो नहीं था, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऊपर में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लिया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत जो था इसमें सिंचाई कर उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित जो नहीं है वो है आपका दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज, जो भी कह लीजिए। यह एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलवन ने मंगोलों की मुकाबला करने के लिए बनाया था। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश नहीं होगा, यहाँ पर बलवन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम यानी कि बढ़ते क्रम में है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य, फिर रामानुज और चैतन्य। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर कि अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो देखिए अकबर ने अनुवाद विभाग की जो स्थापना है यह फैजी के नेतृत्व में किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो अब्दुल रहीम खानेखाना ने। और लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो सही आंसर आपको बताना है, अर्जुन देव हो जाएगा। ये सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। अच्छा, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने करवाई थी, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? तो मोडी लेखों का जो प्रयोग है यह किसके लेखों में किया गया था? तो मराठों के राज्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये सर्प था। अच्छा, शंख जो था किनका प्रतीक चिन्ह था? तो ये जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 24वें तीर्थंकर महावीर जो थे इनका जो था वो सिंह था प्रतीक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तो बौद्ध धर्म में जो है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में जो है
आत्मा की अमरता, ठीक है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बाकी कर्मवाद है, पुनर्जन्म है और मोक्ष है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो देखिए ये जो दिया गया है, दरअसल ये मौर्यकालीन जो मंत्री परिषद था उसके अनुसार जो अर्थशास्त्र है, इसमें अर्थशास्त्र के अनुसार ये दिया गया है मौर्यकालीन मंत्री परिषद, जिसमें कि प्रशस्ता जो होता था ये कारागार का अध्यक्ष होता था, व्यवहारिक जो होता था ये प्रमुख न्यायाधीश होता था, कर्मांतिक जो होता था ये उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष होता था, पौर जो होता था ये नगर का कोतवाल होता था। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी ये बिल्कुल सुमेलित हैं, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर है हमारा कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ जो है ये किस काल में हुआ था, तो ये मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये राखीगढ़ी है। कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा चीनी बौद्ध यात्री हेन स्वांग ने निम्नलिखित में से किस विद्यालय में अध्ययन किया था। अच्छा, हेन स्वांग आया था किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, आप जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। तो ये कौन गणितज्ञ थे भारतीय, ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राइट आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, तो ये था गंगेटिक वैली, गंगे घाटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद मुख्यतः किन विषय या विषयों पर केंद्रित है। तो देखिए उपनिषदों की अगर संख्या की बात करें तो टोटल 108 उपनिषद हैं और ये जो है किस विषय पर केंद्रित है, तो राइट आंसर दर्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है। संकुचनशील मौद्रिक नीति का जो उदाहरण है ये इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत निम्नलिखित में से किस प्रकार के देशों में शामिल है। अच्छा, मानव विकास सूचकांक जो है यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में भारत का स्थान जो है इसमें 131वां है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। सबको ध्यान रखेंगे, भारत जो है इसमें मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर कि सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, इसका कार्यकाल कब से कब तक कहा था, तो ध्यान रखेंगे 10वीं का जो कार्यकाल था ये 2002 से लेकर के 2007 तक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि व्यापार सुगमता सूचकांक, ठीक है, कितने मापकों पर तैयार किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये किया जाता है 10 मापक पर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में भारत का जो स्थान था वो 63वां था, ये भी ध्यान रखेंगे। इस वर्ष इसे जारी नहीं किया गया है। दरअसल 11 मानक हैं इसमें। 11वां जो मानक है वो है श्रमिकों को नियुक्त करना, लेकिन इसको जो है स्कोर के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए 10 हो जाएगा इसका। 10 मापक पर यह तैयार किया जाता है। 11 तो हैं लेकिन 11वां शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की किस बंदरगाह का नामकरण अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पर किया गया है। तो ये गुजरात का कांडला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 2011-12 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखिएगा कि भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन आपको पहचानना है। तो देखिए वर्तमान में सिंचाई साधनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं है, इसमें से आपको सत्य पहचानना, तो ये तो गलत दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि आती है, सही है बिल्कुल। बादामी क्रांति का संबंध मूंगफली के उत्पादन से, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज SEZ की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 2000 में की गई थी
उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है। तो ये है जीएसटी। ठीक है फ्रेंड्स, वस्तु एवं सेवा कर, यह एक अप्रत्यक्ष कर है और यह प्रतिगामी प्रकृति का है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो सभी सुमेलित हैं। ठीक है, देख लीजिएगा सभी सुमेलित हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिएगा पहला डिजिटल बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया था। तो देखिए पहला डिजिटल बजट जो है यह उत्तराखंड के द्वारा 2019 में पेश किया गया था। इस वर्ष जो है 2021 में दिल्ली ने अपना पहला बजट पेश किया है, डिजिटल बजट। ठीक है, इस वर्ष अगर पूछा जाए 2021 में तो दिल्ली, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। गुरमीत सिंह अभी हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हो जाएगा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें से असत्य कथन आपको चुनना है। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सभी के सभी जो हैं इसमें से सही दिए गए हैं। ठीक है, सभी के सभी जो हैं सही दिए गए हैं। तो इसमें से असत्य कथन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में। ठीक है, ये जो भी दिया गया है इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिएगा वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 50,735 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर देखिएगा कि निम्न में से किन उपाय या उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। अच्छा, सरकारी घाटों में कमी जो की जा सकती है ये की जा सकती है, बताइए, करों में वृद्धि करके और व्यय में कमी करके। तो करों में वृद्धि और व्यय में कमी, तो एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है। तो संघीय सरकार की इसमें से आपको विशेषता बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपातकालीन प्रावधान ये नहीं होगा। तो विशेषता जो है संघीय सरकार की 1, 2 और 3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना था, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति ये भी था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ था, दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत ये भी था। तो पूछा गया है नहीं था, सभी थे। तो कौन नहीं था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये है आर्टिकल 21 में। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद 22 में क्या है। तो अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 20 जो है यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। और अनुच्छेद 23 जो है यह मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विधान परिषद के उत्साधन एवं सृजन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। विधान परिषद पूछा गया है। तो बताइए विधान परिषद, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका 169 अनुच्छेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो होगा, देखिए यहाँ भाग 4 में है, सही है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है, सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है, सही दिया गया है। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मूल उद्देश्य है यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना है लोगों को। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये असत्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माफ करेंगे, ये जो है असत्य दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है।
तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के मुताबिक राष्ट्रपति या तो विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। और ये आत्यांतिक वीटो है, निलंबकारी वीटो है और पॉकेट वीटो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं? तो राज्यसभा में पूछा गया है, तो ये 8 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या टोटल 40 है और इसमें से अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न है, देखिए जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो चीज़ पहले से ही आप जानते हैं वहाँ समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? देखिए इसका स्थापना जो है ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसीलिए 25 जनवरी को जो है प्रत्येक दिन जो है क्या बनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक में इसका वर्णन है निर्वाचन आयोग का। और ये 25 जनवरी 1950 से लेकर के 1989 तक जो थी ये एक सदस्यीय थी। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि 1989 के बाद कुछ दिनों के लिए फिर से ये एक सदस्यीय हो गई, लेकिन फिर से 1993 में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। तो यहाँ पूछा गया है कि किस वर्ष बनाया गया था इसको सर्वप्रथम, तो 1989 हो जाएगा, लेकिन फिर से इसको एक सदस्यीय बना दिया गया कुछ दिनों के बाद और 1993 से ये लगातार बहुसदस्यीय बना हुआ है। तो प्रश्न के हिसाब से तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, उनका नाम आप बताइएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान को उपबंध है? तो ये कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। देखिए ऑप्शन में 10वीं अनुसूची नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। राज्य के यहाँ पर देखिए, राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है आपका महाधिवक्ता का 100, बताइए फटाफट कौन सा है? तो ये 165 हो जाएगा और अटॉर्नी जनरल का 76 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो ये 7वीं अनुसूची में तो है, लेकिन ये समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो पोलराइजेशन की होती नहीं है, ध्रुवण की नहीं है, ये प्रकाश में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोल्ड निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मोल्ड जो आते हैं ये आते हैं किसके अंतर्गत? तो ये आते हैं फंजाई के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है? डायोप्टर क्या है? पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 1 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई पूछी थी, एसआई यूनिट टेम्परेचर का पूछा गया है, तो ये होता है आपका केल्विन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी प्रश्न में अगर मुझसे त्रुटि हो जाती है, बोलने के क्रम में मुझसे गलती हो जाती है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। प्रश्न का जो नंबर है, प्रश्न संख्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। टेलीग्राम हमारा सक्सेस केंद्रा के नाम से है, यहाँ लगभग 17,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, यहाँ जुड़ जाइएगा सक्सेस केंद्रा पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वैसे बहुत सारे प्रॉक्सी चैनल बनाए गए हमारे चैनल के नाम पर, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे वहीं आपको जुड़ना है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर की, मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? तो यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से गामा किरणों की प्रकृति क्या होती है? तो गामा किरणों की अगर हम प्रकृति की बात करें तो यह है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम निम्न में से क्या है? तो ये बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देखिएगा। हाँ, प्रश्न कह रहा है कि विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो क्योंकि शक्ति की हानि अधिक होती है। ठीक है, तो इसी लॉस को रोकने के लिए किया जाता है उच्च वोल्ट ग्रिड का।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर लॉस को कम करने के लिए, पावर लॉस अधिक होता है इसीलिए विद्युत संचरण में उच्च वोल्ट का प्रयोग किया जाता है, माने पावर जो हानि अधिक होती है उसको रोकने के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1/10 सेकंड। कितना? 1/10 सेकंड आपने पढ़ा होगा, तो देखिए 0.1 सेकंड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है यहाँ पर। अब इसको आप इजीली मिलान कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बल का न्यूटन हो जाएगा, पावर का वाट हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा और विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पेट्रोल की गुणवत्ता को निम्न में से किसमें व्यक्त किया जाता है? पेट्रोल की गुणवत्ता और डीजल की गुणवत्ता। डीजल की गुणवत्ता को किया जाता है सीटेन संख्या द्वारा और पेट्रोल का पूछा गया तो ये ऑक्टेन संख्या द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है? मिथेनोइक पाया जाता है। तो मिथेनोइक जो है यह चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में स्पेशली पाया जाता है, बिच्छू में भी पाया जाता है और मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। तो राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये है आपका मैंगनीज। ठीक है, ये क्या है? मैंगनीज है। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? तो श्वसन जो है एक मंद दहन की उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंद दहन हो जाएगा। 85 नंबर देखिए कि कौन सा या कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? सर्वाधिक जो स्टेबल फॉर्म होता है ये ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो पदार्थों के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है और पाराबैंगनी किरणों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है आँख का? तो बहुत ही आसान है, कॉर्निया को दान किया जाता है, डोनेट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इसमें से कैडमियम नहीं है। बाकी देखिए रेडियम, थोरियम और यूरेनियम जो है यह रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो त्रिकोष्ठीय हृदय जो होता है यह होता है उभयचर और सरीसृप में। निम्न में से हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। 94 नंबर देखिएगा, 94 नंबर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? माता पिता का रक्त समूह और बच्चों में संवाहित रक्त समूह। तो इसमें से देख लीजिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ए भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ए ओ। ठीक है, तो ये हो गया गलत न है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो देखिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइट आंसर देखिए ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। उसके बाद देखिएगा कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? अच्छा, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के। ठीक है, जीवाणु पूछा गया है, बैक्टीरिया, तो यहाँ लिपिड दिया गया है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, तो यहाँ पर लिपिड दिया गया है जीवाणु का, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव इसमें से जो है वो पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो ये कवक नहीं है। उसके बाद देखिएगा मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन जो द्वारा जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये लीवर होता है, यकृत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है ये आपका हो जाएगा उत्परिवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? तो यहाँ पर आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, O2 जो है नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ये मिशन कौन सा है? हाल ही में है, पूछा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति।
उसके बाद देखिएगा कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका विंबलडन में किसने जीता है, विंबलडन पूछा गया है। तो विंबलडन आपका इसमें से क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल जीता था एशले बार्टी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सूचकांक को कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही दिया गया है। भारतीय शहर दिल्ली को 50वां स्थान, जी नहीं 48वां स्थान, और भारतीय शहर मुंबई को 50वां। तो ये अलग अलग दिया गया है, मतलब चेंज कर दिया गया है, तो आप इसको भी इंटरचेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है ये गलत है, तो सही नहीं पूछा गया है, तो 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए यूएई में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, तो ये किया गया है यूसुफ अली को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गणतंत्र दिवस की 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था, तो किसने हिस्सा लिया था इस बार, ये बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है, तो वेनेडियम के भंडार की खोज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर के 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है फ्रांस के साथ मिलकर के। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, तो 2021 में समाप्त किया है मृत्युदंड को कजाकिस्तान ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। उसके बाद 109 नंबर देखिए, 109 नंबर क्वेश्चन है कि केरल के ट्यूमरमैन, ठीक है, ट्यूबरमैन कहे जाने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्यार से इनको ट्यूबरमैन कहा जाता है। ये है कौन है, ये है साजी एनएम, केरल के हैं, और इनको जैव विविधता पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है, तो ये मुंबई में एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क में खोला गया है। ठीक है, एसएल यहाँ मैं लिख देता हूँ, एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क जो कि मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किया है किसने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है, तो ये हो जाएगा विश्व बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है, तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, यह देश कौन सा है, यह देश है आपका ब्रिटेन। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये सम्मानित किया गया इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा देखिए किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई, अच्छा 23 जनवरी के दिन हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है इस बार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई, 2020 में हैदराबाद को दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एंगोजी ओंकोजो इवेला को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, ये किस देश की हैं, ये प्रश्न UPPCS में पूछा गया था, कल जो एग्जाम हुआ था पेपर उसका हमने डिस्कस किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये नाइजीरिया की हैं और ये पहली महिला जो है हेड बनी है WTO की। ठीक है, पहली महिला प्रमुख बनी है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए ये नाइजीरिया की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है,
तो फ्रेंड्स ये किसने जीता है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर मार्क सेल्वी हो जाएगा। ये यूके के हैं मार्क सेल्वी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 2047 तक। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि किस मंत्रालय द्वारा तपस, यहाँ तपस का फुल फॉर्म दिया गया है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है तपस। उसके बाद देखिएगा कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी, ध्यान रखेंगे प्रवासी दिवस 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है, 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो महाराजा उग्रसेन। नेक्स्ट देखिएगा 5 जून को मनाया गया पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था, 5 जून के दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और इसका थीम था आपका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यूनेस्को गुइलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो अवार्ड है यूनेस्को का, गुइलर्मो कानो जिसको कहा जाता है, से किसे सम्मानित किया गया 2021 में, तो देखिए 2021 में किया गया मारिया रेसा को। अच्छा, मारिया रेसा को और दमित्री मुराटो को इस वर्ष जो है शांति के नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, तो मारिया रेसा को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, ध्यान रखेंगे। वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच किया जाने वाला थल सेनाभ्यास है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका का है। युद्ध अभ्यास भी पूछा जाता है, अभी हाल ही में हुआ है युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और अमेरिका के बीच का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 128 नंबर कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, ये किसको, तो ये किया गया है आपको, राइट आंसर इसका लक्षद्वीप हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में बडगाम जिलों को भी, ठीक है, बडगाम जिला जो है कश्मीर का, इसको भी टीबी मुक्त घोषित किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है इसका आपका क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी के साथ किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो ये केरल में की गई है। उसके बाद देखिए कौन सी लैगून झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, तो पुलिकट, ठीक है, समझ लीजिए ये पुल है और 2 राज्यों को यह जोड़ रहा है, इस तरह से रिलेट करेंगे पुलिकट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना कौन सी है, तो ये हो जाएगा करेवा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग से जोड़ता है, तो यह दर्रा है रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती हैं, तो यह है पटकाई बुम पहाड़ियाँ, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होती है, ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपका लेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेह में सबसे ज़्यादा मौसिनराम में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, सर्वाधिक जो है ये तमिलनाडु करता है। कौन सा राज्य करता है, तमिलनाडु करता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा पूछा जाए और यहाँ पर सबसे कम पूछा गया, ये प्रश्न कई बार मैंने आपको बताया। चलिए बता देता हूँ, सबसे कम जो है ये बलुई मृदा हो जाएगा। आप बताइएगा सबसे अधिक जो होती है किस मिट्टी की होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन पूर्ववर्ती नदी या नदियों के उदाहरण है, हिमालय के निर्माण से पहले भी ये नदी थी, इन्हीं को पूर्ववर्ती नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, तो देखिए इसमें से सतलज दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो ये सिक्किम हो जाएगा। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना, देखिए जाति आधारित जनगणना इस समय चर्चा में रही है, इसलिए ध्यान रखना है कि किस वर्ष की गई थी, तो 1931 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मातृ मृत्यु दर होती है, मातृ मृत्यु दर जो होती है ये बताना है आपको, तो देखिए ये होती है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या,
नेक्स्ट देखिएगा कि लौह का सर्वाधिक संचित भंडार निम्न में से किस देश में है। तो ऊपर के 3 देश आपको याद रखना है। भंडार में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पर रूस है, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर ब्राजील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इरमिंगर धारा है। इरमिंगर धारा जो है, यह धारा जो है, यह अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 144 नंबर, 44 नंबर यहाँ से है। देखिए प्रश्न है कि सौरमंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ये बुध ग्रह पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाला गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। तो ये हो जाएगा आपका ब्लैक रोलर। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स 146 से 150 तक मैथ के क्वेश्चन है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका। उसके बाद 147 का हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 148 का देख लीजिएगा, 148 का जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी भी ग्रुप में है आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर आपको बीपीएससी से संबंधित वीडियो आपके एग्जाम तक मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।